बहुत शुक्रिया। प्रेमशंकर झा जी ने हालात के बारे में सब कुछ कह दिया है और यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं उन्हें उसके बारे में बताने की ज़रूरत भी नहीं है। यह बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि हम एक बहुत ही नाजुक लम्हे में यहाँ बैठे हुए हैं और इस लम्हे में क्या फ़ैसला ये मुल्क करेगा इससे तय होगा कि यह मुल्क जैसा हम इसे पहचानते थे उस शक्ल में आगे जारी रहेगा या नहीं। इसलिए वह चर्चा करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ यह समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि चूँकि आज की चर्चा का विषय आज के हालात हैं, आज की परिस्थितियाँ हैं और उनमें मीडिया की भूमिका है, तो क्यों हम इतना असहाय महसूस कर रहे हैं। हम प्रेस क्लब में बैठे हुए और यहाँ इकट्ठा दोस्तों में ज़्यादातर मीडिया कर्मी हैं, हम क्यों असहाय महसूस कर रहे हैं। मेरी पत्नी ये बतला रही थी कि माफ़ कीजिएगा मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, इसका अंग्रेज़ी में संक्षेप में तर्जुमा किया जा सकता है। मेरी पत्नी ये बतला रही थी कि आज सुबह वे दिल्ली रेलवे स्टेशन पर थीं और ऑटो वालों और टैक्सी वालों के बीच जो बातचीत हो रही थी उसको सुन रही थी और उनमें एक दूसरे को ये बतला रहा था कि ये जो सोनिया गांधी हैं इन पे 345 होटल हैं इटली में। ये बात पक्की जानकारी है और इसमें कोई शक ही नहीं है। किसी एक ने यह कहने की कोशिश की कि डिमोनेटाइजेशन से कितना नुकसान हुआ और 5 ऑटो वाले उस पर टूट पड़े ये बतलाने के लिए कि डिमोनेटाइजेशन से कितने भ्रष्ट लोगों को नुकसान हुआ। जाहिर है कि यह सब कुछ जो हो रहा है यह एक तरह से कम्युनिकेशन या मीडिया के दायरे में हो रहा है। और क्यों हो रहा है, मैं इसे जिस तरह समझ पाता हूं वो ये कि एक हिस्सा है जो एक तरह की सूचनाएं चाहता है और अगर उसे उस तरह की सूचनाएं नहीं मिलती हैं, यानी जिन्हें आप प्रामाणिक सूचनाएं कहें, तो वैसी सूचनाएं गढ़ के भी उसे दे दी जाएं तो कोई ऐतराज़ नहीं, क्योंकि वह उस किस्म की सूचनाओं को चाहता है, उसकी इच्छा उसको है। इसलिए सोनिया गांधी के पास 345 होटल हैं, इस देश से भागकर वह चली जा सकती है, अरबों रुपया ले जाकर इटली में जमा कर सकती है। यह सुनने की इच्छा रखने वाली एक बड़ी आबादी इस मुल्क में है। जैसे यह सुनने की इच्छा रखने वाली कि दरअसल जवाहरलाल नेहरू के पिता या दादा मुसलमान थे, इसलिए अब इसका कोई मूल्य नहीं रह गया है। जो कोशिश हम लोग कर रहे हैं वो कोशिश यह है कि हम जनता को तथ्य बता सकें। अगर उनके सामने मिस इन्फॉर्मेशन है तो हम उस मिस इन्फॉर्मेशन को करेक्ट कर सकें और कह सकें कि ये इन्फॉर्मेशन है, ये सही है, ये प्रामाणिक है, ये ऑथेंटिक है। ये चीज़ काम नहीं करती है क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप उन्हें कहेंगे कि ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है तो वो कहेंगे कि ये मेरे लिए काम की चीज़ नहीं है, क्योंकि ये मेरे स्टैंड को सपोर्ट नहीं कर रही है और इसलिए उस इन्फॉर्मेशन को लेने वाली जनता नहीं है। और यह हाल कैसे बना? यह हाल क्या सिर्फ पिछले 5 साल में बना? मैं याद करता हूँ राम जन्मभूमि मंदिर अभियान को, और राम जन्मभूमि मंदिर अभियान में दोस्तों, बाहर किसी की अगर मोटरसाइकिलें या कोई व्हीकल्स हैं तो आप ज़रा वो प्रेस क्लब का जो यहाँ पार्किंग है वहाँ लगाइए, क्योंकि कुछ वीआईपी मूवमेंट हो रही है तो वो व्हीकल्स ट्रैफिक पुलिस उठा रहे हैं। तो ज़रा जिसका कोई व्हीकल बाहर आपने पार्क किया है सामने तो वो उठा के पार्किंग में लगाइए। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। राम जन्मभूमि मंदिर अभियान के दौरान खासकर हिंदी मीडिया ने, हिंदी अखबारों ने जिस तरह की रिपोर्टिंग की और जिस तरह का कवरेज किया, जिसका एक अध्ययन हमारे मित्र बाल मुकुंद ने किया था जो नवभारत टाइम्स में थे, और एडिटर्स गिल्ड ने जिसके बारे में रिपोर्ट की, अगर उस पूरे कवरेज को,
उसकी व्याख्या को जो हिंदी अखबारों ने की थी उसको ध्यान दिया जाए तो उसका लक्ष्य रिपोर्टिंग करना नहीं था, न उसका लक्ष्य विश्लेषण करना था, बल्कि उसका लक्ष्य था एक हिंदू नहीं, हिंदुत्व की विचारधारा में विश्वास करने वाले पाठकों को तैयार करना। और यह काम उस दौर में बहुत अच्छी तरह से किया गया 80 के दशक के अंत में, जिसमें हिंदुत्व की विचारधारा में विश्वास करने वाले पाठक तैयार हों जो और किसी चीज़ को पढ़ने और सुनने के लायक भी न रह जाएं, न उसकी उनमें कोई इच्छा रह जाए। इस काम को दूसरे ढंग से किया टेलीविज़न ने और टेलीविज़न के आने ने, जिसमें मैं खासकर हिंदी समाचारों को देख रहा था और हिंदी समाचारों में जिस तरह पेश करने का अंदाज होता था खबरों को, उसमें तथ्यों का महत्व नहीं था। अगर हिंदी खबरों को पेश करने के अंदाज और अंग्रेजी खबरों को पेश करने के अंदाज को देख लें तो ये माना जाता था कि हिंदी जनता नारेबाजी की भाषा में विश्वास करती है और भाषणबाजी की भाषा में विश्वास करती है। इसलिए आप उसे मोटा मोटी भाषा दीजिए, नारों की भाषा दीजिए, चीखती चिल्लाती हुई भाषा दीजिए और इस तरह उसकी जो सुनने की ताकत है या सेंसिबिलिटी है उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दीजिए। तो मैं एक भाषा के विद्यार्थी के रूप में जो घटित होता हुआ देख रहा हूँ पिछले 30 वर्ष से, वह है खासकर हिंदी जनता की भाषा की संवेदना को पूरी तरह से ख़त्म कर देना। और यही एक वजह है, सिर्फ हिंदी नहीं, इसका असर दूसरी भाषाओं पर भी पड़ा कि जब दिव्यांग नामक शब्द एक तरफ से आया तो उसको बिना सवाल किए सब ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब दिव्यांग यह शब्द कहीं से ऑफिशियली प्रपोज नहीं हुआ था, सिर्फ एक व्यक्ति ने प्रपोज किया था जिनका नाम नरेंद्र मोदी है, लेकिन किसी ने इस पर सवाल नहीं किया। यह शब्द एब्सर्ड है, इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। सब ने विकलांग या दूसरे शब्द छोड़कर आराम से दिव्यांग शब्द इस्तेमाल करना शुरू किया। इसको मैं कहता हूँ कि हमारी जो ताकत है भाषा को समझने की, उस ताकत का पूरी तरह से ख़त्म हो जाना। दो चीज़ें एक साथ हो रही हैं, एक हिंदुत्व में विचार करने वाले पाठकों का निर्माण और दूसरा भाषा को समझने की ताकत पूरी तरह से छींच जाना। ये दो चीज़ें साथ साथ हो रही थी। और इसीलिए जब मैं हिंदी में लिखी जाने वाली खबरों को पढ़ता हूँ या उनके संपादकीयों को पढ़ता हूँ या दूसरे इसको पढ़ता हूँ तो मैं देखता हूँ कि उन्हें इसकी बिल्कुल ही परवाह नहीं है कि वो किसी चीज़ की जटिलता में जाएं, पेचीदगी में जाएं, बल्कि उनकी यह मान्यता है कि हिंदी जनता का स्तर ही यही है। इसलिए उसी स्तर पर आप हिंदी जनता से बात करें, जिसका मतलब यह है कि उसे न तो आप तथ्यों की छानबीन करने की तरफ ले जाएंगे, न विश्लेषण करने की तरफ ले जाएंगे। यह घटना पिछले 30 वर्षों की है। इसके साथ एक और घटना है। वो घटना है इच्छाओं का पूरी तरह से बंटवारा या संवेदनाओं का पूरी तरह से बंटवारा। इसका विश्लेषण किया गया है कि अगर आप एक ही इलाके के उर्दू अखबारों को उठा के देख लें और हिंदी अखबारों को उठा के देख लें तो दोनों की खबरों का चयन, दोनों के विश्लेषण का तरीका, दोनों की चिंताएं बिल्कुल अलग अलग। अब ये कैसे हो रहा है कि एक ही इलाके से प्रकाशित होने वाले दो भाषाओं के अखबार या दो भाषाओं के संचार माध्यमों की चिंताएं बिल्कुल अलग हैं, उनका जोर बिल्कुल अलग है और उनका नज़रिया बिल्कुल अलग है। इसका मतलब कि कोई साझा ज़मीन हमारे पास नहीं बच गई। और यह सिर्फ हिंदी और उर्दू की बात नहीं है। चूँकि मीडिया अब काफ़ी बढ़ गया है, उसमें ऑनलाइन मीडिया आ गया है और अब आप जांच भी कर सकते हैं। तो जांच करने में आपको यह पता चलता है कि जो प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, यानी अगर आपने कोई एक लेख लिखा, उस लेख की प्रतिक्रिया आप देखना शुरू करेंगे तो आपको अंदाज मिल जाएगा कि लेख में दिए जाने वाले तर्कों और तथ्यों का प्रतिक्रियाओं से कोई लेना देना नहीं। प्रतिक्रिया एक ही किस्म की होगी, आप तथ्य या तर्क कुछ भी दें। आपको ये पता है हिंदू प्रतिक्रिया किस प्रकार की होगी और मुसलमान प्रतिक्रिया किस प्रकार की होगी।
कौन से लोग हैं जिनको मुसलमान सुनना पसंद करेंगे, पढ़ना पसंद करेंगे, और जिनको मुसलमान पढ़ना और सुनना पसंद करेंगे उन्हें हिंदू कभी भी पढ़ना और सुनना पसंद नहीं करेंगे। मैं जब ये दो शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो ये छूट लेते हुए कर रहा हूँ कि इसमें एक सरलीकरण है, यानी हिंदू और मुसलमान को आप एक व्यापक श्रेणी के रूप में देखिए। लेकिन यह बंटवारा बहुत खतरनाक है। इसका अर्थ यह है कि प्रेम शंकर झा जी पुलवामा के बारे में कितने भी तथ्य लाकर सामने रख दें, मैं ये कहूँगा कि मुझको ये पता है कि जो प्रधानमंत्री हैं या हमारी सरकार है वो झूठ बोल रही है, लेकिन मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं यही चाहता हूँ। इसलिए आपके तथ्यों का मेरे लिए कोई मतलब नहीं है, आपकी इस पूरी मेहनत का मेरे लिए कोई मतलब नहीं। और इसीलिए कितने भी तथ्य आप निकाल के ले आए, यानी आप ये बतलाएं कि रॉयटर ये कह रहा है, आप ये बताएं कि वॉशिंगटन पोस्ट ये कह रहा है, आप ये बताएं कि अल जजीरा ये कह रहा है, वो कहेंगे ये आप सेना का अपमान कर रहे हैं, आप भारत का अपमान कर रहे हैं, आप राष्ट्रद्रोही हैं। और इसीलिए यह लड़ाई अब मुश्किल हो गई है। यह लड़ाई तथ्यों और विश्लेषण के दायरे से बाहर चली गई है। यह लड़ाई दरअसल भारत में हितों के पूरी तरह से बंटवारे से जुड़ी हुई है। जैसे 13 पॉइंट रोस्टर को लेकर आप कितनी भी तर्क दे दें, 200 पॉइंट रोस्टर को लेकर आप कितने भी तर्क दे दें, एक जमात है जो उन तर्कों से कभी भी सहमत नहीं होगी, क्योंकि उसकी ये समझ है कि 13 पॉइंट रोस्टर लागू होने से उसके हित सुरक्षित होंगे। इसलिए वो कभी भी सहमत नहीं होगी कि एफर्मेटिव एक्शन प्रोएक्टिवली इस तरह से लिया जाना चाहिए, इस तरह से नहीं। ये खतरा मुझको दिखलाई पड़ रहा है। और इसलिए मुझे जो चुनौती दिखती है वह यह है कि हम कैसे ऐसी भाषा का विकास करें और तर्कों के ऐसे समुदाय का विकास करें जिसमें साझेदारी हो सके, जिसमें हिंदू और मुसलमान, तथाकथित उच्च जाति के लोग, तथाकथित पिछड़ी जाति के लोग, तथाकथित निम्न जाति के लोग एक साथ खड़े होकर कुछ साझा चिंताओं को देख और समझ सकें। असम में बंगाली, बांग्ला भाषी और असमी भाषी ये समझ सकें कि उनके हित एक तरह के हैं और सत्ता उनके साथ क्या कर रही है। इस चुनौती से कैसे निपटा जाएगा इसका उत्तर मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे यह लगता है कि यह तथ्यों के गलत ढंग से रखे जाने, उन तथ्यों को दुरुस्त करने, इन्फॉर्मेशन ठीक से दे देने का मामला ही नहीं है। यह लड़ाई उससे आगे जा चुकी है। जैसा मैंने कहा, मेरे पास अभी ठीक इसका क्या समाधान होगा ये मुझे अंदाज़ नहीं है, लेकिन मैं ये जब देखता हूँ कि हम कहीं बोलते हैं या लिखते हैं और उसका एक ख़ास तरह की आबादी समर्थन कर रही है, तो उस समर्थन से किसी खुशी का एहसास नहीं होता, क्योंकि हमको ये पता है कि इस समर्थन का मतलब है एक बहुत बड़ा विरोध इसके साथ तैयार हो रहा है। और वो विरोध ये कह रहा है कि मैं तुम्हारी बात कभी नहीं सुनूंगा या मैं तुम्हारी बात कभी नहीं सुनूंगी, क्योंकि यह हमारे हित को या हमारी जो मान्यता है उसको पुष्ट नहीं करता। इसलिए मैं आपके फैक्ट्स को रिजेक्ट कर दूंगा, मैं आपके विश्लेषण को रिजेक्ट कर दूंगा और मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मैंने यह पक्ष चुन लिया है। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद अपूर्वानंद जी, बहुत ही